सभी को नमस्कार। संदीप चौधरी जीएस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के अगले टॉपिक के साथ महाजनपद युग के साथ आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। आज का जो ये टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हमने पूर्व के टॉपिक के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता का अध्ययन किया, तो सिंधु घाटी सभ्यता मूल रूप से सप्त सिंधु प्रदेश और उसके बाद में हमने वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यताओं में हमने ध्यान दिया था कि छोटे छोटे जनपद हैं, छोटे छोटे कुटुंब हैं, कुल हैं, छोटे परिवार हैं, उनको मिल करके क्या हुआ था, छोटे छोटे कबीलों के अंदर विस्तार होना शुरू हुआ था। कि सबसे पहले क्या हुआ था कि महाजनपद युग के अंदर सबसे पहले छोटे परिवार, कुल या कुटुंब है वो अस्तित्व में आए, और फिर ये आगे चल करके क्या बने, जन बने। और जन बन करके क्या है, जन के साथ साथ में ये धीरे धीरे किन में, कबीलों में, एक ही वंश, एक ही मतलब वंशज के मतलब एक ही आधार पर एक ही किसी परिवार या कुटुंब से संबंधित थे, जनपद बने, कबीले, या फिर इनको क्या कहा जाने लगा, जनपद कहा जाने लगा। और फिर ये क्या होता है कि ये जनपद हैं, ये आगे चल करके बड़े बड़े आपस में, जैसे ही 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास लोहे की 7वीं शताब्दी या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य लोहे के खदानों का जैसे ही खोज हुआ, लोहे के खदान हैं उनके बारे में जानकारी हुई, उनका प्रयोग शुरू हुआ, तब जाकर के क्या है, जनपद हैं वो क्या, जनपद हैं, विभिन्न जो जनपद हैं, विभिन्न जनपद महाजनपदों में, पदों में विभक्त हो गए, विभक्त हो गए। तो हमने देखा कि सिंधु सभ्यता के समय में कोई भी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी। मूल रूप से वो अपने सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों के किनारे में है, वो बस्तियां, साथ में राजा वगैरह है, उनका भी कोई स्थायी विवरण नहीं मिलता। लेकिन वैदिक काल के अंदर जो परिवार, कुल या कुटुंब एक ही मतलब जैसे एक ही वंश से संबंधित है, वो क्या है, आगे जाकर के जन या कबीलों के अंदर परिवर्तित होने लगे, जन या कबीले बनने लगे, और उन कबीलों को आगे जाकर के क्या कहा जाने लगा, जनपद कहा जाने लगा। और जनपद हैं वो कई जनपद एक साथ मिलकर के, विभिन्न जनपद हैं वो मिलकर के महाजनपदों के अंदर, महाजनपदों में विभक्त होने लगे, जो छोटे छोटे कबीले हैं। प्राचीन भारत में 16 शक्तिशाली राज्यों का युग राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का समय, कि इस समय में क्या है, छोटे छोटे जनपद मिलकर के और 16 महाजनपदों का निर्माण हुआ। क्योंकि ये जनपद जैसे ही लोहे की खदान वगैरह ये सब चीजें हुई, तो क्या है, चक्रवर्ती सम्राट बनने लगे, और अनेक प्रकार के सम्राट है वो आसपास के जो छोटे जनपद हैं उनके ऊपर आक्रमण करके और उनको जो क्षेत्र है उसको अपने अधीन में अधिकृत करने लगे। तो इस तरह की चीजें इस समय में हुई। लगभग ये जो घटनाक्रम है ये लगभग कब की है, लगभग 700 BC से 600 BC के मध्य, 600 BC के आसपास का ये क्या है, ये घटनाक्रम है जो महाजनपद काल है, ये इनका निर्माण होना शुरू हुआ। महाजनपद काल परिभाषा और उनकी उत्पत्ति से संबंधित, तो महाजनपद काल है, इसकी परिभाषा है मूलतः राजबली पांडे है अपने इतिहासकार, उन्होंने कहा कि जो जन है, जन कहने का मतलब कुल, परिवार और इनको मिलकर के जो जन बना है, वो जन है वो जातीय, किसी एक प्रकार के जो जातीय राज्य है उनके लोगों का एक समूह है, कि मतलब किसी एक जाति विशेष के, तो मैंने बताया ना पहले कि भाई कुल, कुटुंब वगैरह वो किसी एक ही वंश परंपरा से संबंधित हुआ करते थे, उनको कबीला भी कहा जाता था। तो मूल रूप से किसी एक ही जाति या लोगों का एक ही तरह का जो समूह हुआ करता था वो जन, या फिर थोड़ा सा जब वो व्यापक थोड़ा सा बड़ा हो गया, अगल बगल के कबीलों को जीतने लगा, तो उनको क्या, जनपद कहा जाने लगा। जनपद जन द्वारा अधिकृत भौगोलिक क्षेत्र, कि जो ये वंश या जातीय लोगों का जो समूह है, इसने आसपास के जितने भी भौगोलिक क्षेत्र को जीत लिया,
उसके ऊपर जो अपना मतलब शासन पर जो भी व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, वो शुरू कर दी। तो उस भौगोलिक क्षेत्र को क्या कहा जाने लगा? जनपद कहा जाने लगा। पाणिनि ने बताया कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक लगभग 22 जनपद स्थापित हो चुके थे। महाजनपद नहीं, 22 जनपद स्थापित हो चुके थे। पाणिनि का मतलब ग्रंथ है अष्टाध्यायी। इसमें इस चीज का क्या है, इनका विवरण मिलता है। तो इसी प्रकार क्या बताया? जन को एक जातीय रूप बताया। किसने बताया? राजबली पांडे ने बताया। जन को एक जातीय रूप के रूप में लोगों का एक समूह होता है, किसी भी एक परिवार या एक वंश या एक कबीलों से संबंधित, और जनपद उस जन के लोगों के द्वारा जो भी क्षेत्र जीत लिया गया, आसपास का जितना भी क्षेत्र जीत लिया गया, मतलब जो भौगोलिक क्षेत्र है, उसको जनपद कहा जाने लगा। पाणिनि है, उन्होंने क्या बताने का प्रयत्न किया कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक 22 जनपद स्थापित हो चुके थे। 3 महत्वपूर्ण जनपद, 3 जो महत्वपूर्ण जनपद हैं वो कौन कौन से हैं? इस समय में जो 22 जनपद थे उनमें से 3 महत्वपूर्ण जनपद हैं। कौन से? मगध, कौशल और वत्स। मगध जो है सबसे शक्तिशाली है, कौशल है वो धार्मिक केंद्र, जो श्रावस्ती या अयोध्या का क्षेत्र है वो धार्मिक केंद्र, और वत्स है जो कौशांबी, जो मध्य भारत का क्षेत्र है, वो व्यापारिक महत्व का क्षेत्र। परिणाम स्वरूप ये तीनों क्या है? शक्तिशाली बन करके उभरे। बौद्ध ग्रंथ है अगुंतर निकाय, बौद्ध धर्म से संबंधित जो धार्मिक ग्रंथ है उसका नाम अगुंतर निकाय है। उसमें 16 महाजनपदों का वर्णन है, 16 महाजनपदों का विस्तृत विवरण मिलता है। बौद्ध ग्रंथ है अगुंतर निकाय, जो पाली भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा में लिखा हुआ है। और ये क्या है? बौद्ध ग्रंथ का जो धार्मिक ग्रंथ है, बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक ग्रंथ है बौद्ध का। तो इसमें क्या है? 16 महाजनपदों का विवरण मिलता है। वहीं जैन ग्रंथ है जो मूल रूप से प्राकृत भाषा में लिखा गया है, प्राकृत भाषा में लिखा गया है। इसका नाम है भगवती सूत्र। इसमें भी 16 महाजनपदों का ही विवरण मिलता है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि भगवती सूत्र और अगुंतर निकाय, जैन और बौद्ध दोनों जो ग्रंथ हैं उनके अंदर 16 महाजनपदों का, और पाणिनि के अष्टाध्यायी के अनुसार 22 जनपदों का, और इनमें महाजनपदों का। तो छोटे छोटे जनपद मिलकर के क्या होते हैं? महाजनपद हैं। ये छोटे छोटे जो जनपद आपस में मिलकर महाजनपदों का निर्माण हुआ। महाजनपदों का निर्माण हुआ। छोटे छोटे जनपद हैं, उनसे मिलकर के क्या बना? ये महाजनपद बने उस समय में। जो 16 महाजनपद हैं उनका जो भौगोलिक जो विस्तार है, कहां से कहां तक है, उसको प्राचीन भारत के अंदर गंगा से यमुना नदियां के आसपास में 16 महाजनपद हैं। वो उत्तर से दक्षिण तक विस्तृत राजनीतिक व्यवस्था रखते हैं। तो इन 16 महाजनपदों को भारत के परिप्रेक्ष्य में अपन देखते हैं कि कहां कहां थे 16 महाजनपद। मूल रूप से यहां नीचे नहीं थे, इसलिए हमने जो भारत का नक्शा है उसी हिसाब से लिया, जहां पर ये मूल रूप से जो 16 महाजनपद थे। इस 16 महाजनपदों के अंदर ऊपर ही ऊपर क्या है? यहां पर कंबोज, और उससे नीचे यहां पर क्या है? सबसे ऊपर कंबोज, उससे नीचे गांधार। 2 महाजनपद हैं सबसे ऊपरी ऊपर। उसके बाद में कुरु, जो कौरव और पांडवों का जो क्षेत्र है, मूलतः दिल्ली, मेरठ या हरियाणा का जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर कुरु। उसके बाद में उसके बगल में यहां पर क्या है? पांचाली, जो द्रौपदी जहां से बिलोंग करती थी। कुरु, पांचाल। उसके बाद में इससे नीचे
मथुरा के आसपास सूरसेन, सूरसेन जो मथुरा का क्षेत्र है। उसके बाद में उससे ये जो राजस्थान का यहां का जो क्षेत्र है ये कौन सा है? मत्स्य, मत्स्य, ये सूरसेन, मत्स्य। और उसके नीचे क्या है? वत्स, यहां पर कौन सा है? वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी है। उसके बाद में वत्स के नीचे कौन सा है? चेदी, सुक्तिमती राजधानी, चेदी जिसकी राजधानी क्या है? सुक्तिमती। और उसके बाद में अवंती, ये यहां पर कौन सा है? अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी या महिष्मती। और अवंती के सबसे जो नीचे है यहां पर कौन सा है? दक्षिणतम अस्मक, जिसकी राजधानी है वो पोटन या पोटली। पांचाल के बाद में कौशल, काशी, यहां पर कौन सा है? कौशल, अयोध्या वाला कौशल। फिर उसके बाद में यहां पर कौन सा है? काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी। कौशल, काशी। उसके बाद में मल, वज्जी, मल, मल, इसकी राजधानी है कुशीनारा या पावा, मल। और मल के बाद में कौन सा है? वज्जी और अंग। यहां पर कौन सा है? वज्जी, जो एक गणतांत्रिक रूप से बना था। और इस जगह पे कौन सा है? अंग, जो चंपा जिसकी राजधानी है। ये कौन सा है? अंग, जिसकी राजधानी कौन सी है? चंपा। और फिर आ जाता है सबसे शक्तिशाली कौन सा? मगध। जो मगध है ये सबसे शक्तिशाली जो उस समय का रहा है, ये मगध। तो इस प्रकार सबसे उत्तरतम है कौन सा? कंबोज, सबसे उत्तरतम। फिर उससे थोड़ा नीचे गांधार। और सबसे जो दक्षिणतम है ये अस्मक। तो इस प्रकार सबसे शक्तिशाली कौन सा है? मगध है। ठीक है, तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि ये 16 महाजनपद है, इनका विवरण मिलता है हमारे को। ठीक है, इनको आप अपनी पुस्तक के अंदर अपने नोट्स में इस प्रकार से मतलब अपने इनको लिख लो। ये सबसे शक्तिशाली है जो मगध, वर्तमान बिहार का जो क्षेत्र है। उससे ऊपर है वज्जी, उससे ऊपर है मल्ल, कुशीनारा वाला। और सबसे जो पूर्वोत्तम है वो कौन सा है? अंग, जो चंपा। और मध्य में वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी, व्यापारिक गतिविधि के रूप में भी आया है ये। और चेदी है सुक्तिमती, जिसकी राजधानी है। महाभारत में भी इसका वर्णन मिलता है। उसके बाद में कौशल है, इसको आपने देखा ही है कि कौशल अयोध्या का क्षेत्र है। और काशी है, ये मूल रूप से धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र रहा हुआ है। और अवंती है, ये महत्वपूर्ण राज्य रहा, ये भी एक शक्तिशाली। इसकी राजधानी है महिष्मती या उज्जैनी। तो इस प्रकार से मतलब 16 ये महाजनपद है। 2 16 महाजनपद है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको एक बार अपने नोट कर ले। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, इन दोनों के अंदर जो समानता रखने वाले, समानता जिनका मतलब 16 महाजनपदों का जिक्र तो दोनों में है, लेकिन उनका नामों में विभिन्नताएं हैं। तो इन दोनों के अंदर जो 6 महाजनपद हैं वो समान है। तो 6 कौन कौन से हैं? एक तो अंग, जो सबसे पूर्वी है, भारत का महत्वपूर्ण जनपद, सबसे पूर्वोत्तम, पूर्व की तरफ, पूर्वोत्तर भारत की तरफ। मगध, जो सबसे शक्तिशाली राज्य माना गया है, वर्तमान बिहार का क्षेत्र। काशी, जो मूल रूप से मध्य भारत की तरफ है, जो आध्यात्मिक और शैक्षणिक और भौतिक उन्नति का केंद्र। उसके बाद में कौशल, जो अयोध्या वाला, श्रावस्ती, अयोध्या।
बुद्ध के समकालीन राज्य, और एक वत्स है जो कौशाम्बी है, व्यापारिक महत्व का क्षेत्र बिल्कुल बीचों बीच में, और एक वज्जी है। वज्जी क्या है? गणतांत्रिक संघ है। जो वज्जी है वो अंग के पास ही है, पूर्वोत्तर की तरफ में। तो ये सबसे, और इसमें गणतांत्रिक व्यवस्था कैसे है कि छोटे छोटे जनपद या छोटे छोटे राज्य मिलकर के क्या है, इसमें वज्जी के अंदर क्या होता है कि ये जो गणराज्य हैं, ये छोटे छोटे गणराज्य हैं, ये मिलकर के क्या करते हैं, 8 गणराज्यों का एक संघ बनाते हैं। ये 8 गणराज्यों का, 8 गणराज्यों का। अब इसमें कौन सा है 8 गणराज्य? कौन सा? सबसे पहले वज्जी तो है ही है इसमें, वज्जी। उसके बाद में वज्जी, वज्जी के बाद में कौन कौन से हैं? ज्ञात्रक। उसके बाद में विधेय, लिच्छवी, विधेय, विधेय, लिच्छवी और कौरव, इक्ष्वाकु, उग्र और क्या है? भोग। ये 8 गणराज्य मिलकर के क्या है? ये वज्जी के क्या है? 8 गणराज्य। 8 क्या है? ये गणराज्य हैं। 8 गणराज्यों का संघ है ये। समझ गए मेरी बात? पूछा जाता है कई बार प्रश्न कि ऐसे कुछ ऑप्शन दे देगा कि वज्जी के जो सबसे शक्तिशाली जो गणराज्य बने उनमें से कौन नहीं है, इस प्रकार से। तो ये 8 गणराज्य, तो ये कुल मिलाकर के 6 हैं, अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स और वज्जी। ये जो 6 के 6 हैं, ये तत्कालीन समय में भगवती सूत्र और रघुंतर निकाय दोनों के अंदर इनका क्या है? विवरण हमारे को देखने को मिलता है। अब ये महत्वपूर्ण महाजनपद और उनकी राजधानियां, तो काशी की राजधानी, काशी की राजधानी कौन सी है? वाराणसी। काशी की राजधानी कौन सी है? वाराणसी। कौशल की राजधानी कौन सी है? श्रावस्ती या अयोध्या बोल सकते हैं जिसको। कौशल की राजधानी। कुरु की इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी कौन सी है? इंद्रप्रस्थ। मत्स्य की विराटनगर, जो राजस्थान के क्षेत्र में है, मत्स्य। मगध की राजगीर या राजगाह, और आगे जाकर के इसकी पाटलिपुत्र बन जाती है। मल्ल की कुशीनारा, कुशीनारा या पावा, ये दोनों ही महत्वपूर्ण केंद्र हैं। गांधार की तक्षशिला, तक्षशिला। अंग की चंपा। इस प्रकार वत्स की कौशाम्बी, वत्स की कौशाम्बी। अवंती की उज्जैनी, उज्जैनी या दूसरी है महिष्मती। चेदी सुक्तिमती, सुक्तिमती या इसको कहा जाता है सोथिमती, सोथिमती। पांचाल की, पांचाल की अहिछत्रपुर, अहिछत्रपुर। सूरसेन की मथुरा, जिसको मेथुरा भी कहा जाता है। अस्मक की पोटन या पोटली। वज्जी की, वज्जी की, वज्जी की राजधानी है वो कौन सी है? वैशाली, विधेय या मिथिला। वैशाली,
विधेय या कौन सी है, मिथिला। और कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर, हाटक या राजपुर। कंबोज है वो सबसे उत्तरतम है और अस्मक है वो कौन सा है, वो अस्मक है ये दक्षिणतम है। कई बार पूछा जाता है, दक्षिणतम एकमात्र है, ये थोड़ा दूरी पर है नीचे की तरफ, अन्य मध्य भारत के आसपास हैं। और एक ये जो कंबोज है और उसके बाद एक गांधार है, ये दोनों, ये भी क्या है, उत्तर की तरफ है। तो दोनों थोड़े से अलग अलग हैं। तो इनकी महत्वपूर्ण राजधानियां काशी है, वाराणसी है, कौशल है, श्रावस्ती या अयोध्या का जो क्षेत्र है वो है, कुरु की है इंद्रप्रस्थ या जिसको हस्तिनापुर भी बोलते हैं बाद में, मत्स्य है विराटनगर जो राजस्थान का क्षेत्र है, जयपुर, अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है उसको मत्स्य, जहां पर पांडवों ने अज्ञातवास का जो समय अवधि है वो 12 साल की, वो 12 साल के बाद जो 1 वर्ष का जो अज्ञातवास था, 12 वर्ष वनवास और 1 साल का जो अज्ञातवास था वो यहां पर काटा था। मगध जिसकी राजगाह या फिर अपन पाटलिपुत्र भी बोल सकते हैं आगे जाकर के, पाटलिपुत्र भी थी इसकी। उसके बाद में मलकी, कुशीनारा या पावा, कुशीनारा और पावा दोनों महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर महात्मा बुद्ध और महात्मा जो महावीर स्वामी है दोनों ने प्राण त्यागे थे इन्हीं क्षेत्र में। गांधार की राजधानी तक्षशिला, अंग की राजधानी चंपा जहां पर चंपा नदी बहती है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी एक प्रकार का व्यापारिक मध्य क्षेत्र, व्यापारिक नगर, अवंती की राजधानी उज्जैनी और महिष्मती, चेदी की राजधानी सुक्तिमती जिसे सोथिमती भी कहा जाता है, उसी प्रकार पांचाल है उसकी अहिछत्रपुर, उसके बाद में सूरसेन है जिसकी मथुरा या मेथुरा भी कहा जाता है, जिसको मेथुरा कहा जाता है यूनानी साहित्यों के अंदर, और अस्मक है जो दक्षिणतम है जिसकी राजधानी पोटन या पोटली, उसके बाद में वज्जी है जिसकी राजधानी वैशाली, विधेय या मिथिला, और कंबोज जो सबसे उत्तरतम है उसकी राजधानी हाटक या राजपुर। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अंदर 16 महाजनपद हैं और इन 16 महाजनपदों की जो महत्वपूर्ण राजधानी है इनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। बुद्धकालीन 4 प्रमुख जो राजतंत्र हैं, बुद्ध के समय में जो 4 महत्वपूर्ण उस समय के जो राजतंत्र हैं उनके बारे में, मगध है इसकी राजधानी वही राजगीर, या तो इसकी राजधानी क्या है, राजगीर या गिरिवर्ज, गिरिवर्ज। शासक कौन था इसका, बिंबिसार, शासक कौन था, बिंबिसार। हर्यक वंश से संबंधित था ये। किस समय की बात करें हम, बुद्ध काल की, महात्मा बुद्ध का जो जीवन काल है उस समय की बात करें कि उस समय में 4 ये महत्वपूर्ण प्रमुख राजतंत्र थे और इनकी व्यवस्था क्या क्या है। कौशल है इसकी राजधानी श्रावस्ती और शासक प्रसेनजीत। इसकी राजधानी कौन सी है, अयोध्या वाला क्षेत्र है श्रावस्ती, और इसका शासक था वो कौन था, प्रसेनजीत। इसका शासक है वो प्रसेनजीत है। ठीक है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी और इसका शासक है वो कौन था, वत्स है इसकी राजधानी कौन सी है, कौशाम्बी, और इसका शासक है वो कौन है, उदयन। और अवंती जिसकी राजधानी है अवंती उज्जैनी और इसका शासक है चंड प्रद्योत, उज्जैनी और चंड प्रद्योत। अवंती की राजधानी कौन सी है, उज्जैनी, और इसका शासक है वो कौन है, चंड प्रद्योत इसका शासक है। तो ये जो महत्वपूर्ण 4 क्या है, 4 महत्वपूर्ण इसके क्या है, राजतंत्र हैं जो उस समय के अंदर मगध के जो क्या नाम, महात्मा बुद्ध के समय अवधि में, जो महात्मा बुद्ध का जो जीवन काल था उसके अंदर ये महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उसके बाद मौर्य जो ये मगध महाजनपद काल है इसको द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ माना जाता है। द्वितीय नगरीकरण, तो द्वितीय नगरीकरण है तो प्रारंभिक नगरीकरण कौन सा है, प्रारंभिक
नगरीकरण कौन सा है? प्रारंभिक नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता को बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता को? मैंने कहा था ना कि नगरीय सभ्यता है। वैदिक सभ्यता को मैंने ग्रामीण सभ्यता बताई थी, ग्रामीण संस्कृति बताई थी, तो वो पहली नगरीय सभ्यता है, क्योंकि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आदि अनेक प्रकार की जगह के ऊपर क्या है, व्यापारिक गतिविधियों के साक्ष्य, लोथल, चान्होदड़ो जहां पर मन के वगैरह कारखाने, तो व्यापारिक गतिविधियों के साक्ष्य, तो इसलिए क्या है, प्रारंभिक जो नगरीकरण है वो तो क्या हो गया, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता। और द्वितीय नगरीकरण कौन सा हो गया? द्वितीय नगरीकरण कौन सा हो गया? ये महाजनपद काल। महाजनपद काल, महाजनपद काल को द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। नगरीकरण के लिए प्रमुख कारण क्या क्या है इसमें? क्योंकि इस समय में क्या हुआ, लोहे का प्रयोग होना शुरू हुआ, कृषि है उसके अंदर और उद्योगों में क्रांति आनी शुरू हुई। क्योंकि पूरा का पूरा जो क्षेत्र था, जो भी महाजनपद हैं, इसमें दो उत्तरतम और एक दक्षिणतम इनको, लेकिन ये जो महाजनपद हैं वो भी मूल रूप से अच्छे समृद्ध क्षेत्रों में थे, क्योंकि दक्षिणतम जो महाजनपद है इस जगह के ऊपर भी मतलब रायचूर का दोआब वगैरह वो पूरा का पूरा वो क्षेत्र था, और उत्तरतम वाला है वो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों से समृद्ध क्षेत्र था। तो और बाकी जो अन्य 16 महाजनपदों में अन्य जो 13 महाजनपद है वो मूल रूप से मध्य भारत, गंगा घाटी और इससे संबंधित था। तो इसलिए क्या है, कृषि और उद्योग दोनों में क्रांति आनी शुरू हुई। NBPW संस्कृति, उत्तरी काले चमकीले मृद भांड, नॉर्दर्न ब्लैक प्रिंटेड वियर। तो नॉर्दर्न ब्लैक प्रिंटेड वियर मतलब उत्तरी काले चमकीले मृद भांड है। इस संस्कृति का इस समय में विकास हुआ। आहत सिक्कों का प्रचलन था। आहत सिक्के वही जो आपने देखा था, चोट मारकर बनाए जाने वाले आहत सिक्के। व्यापार का विस्तार हुआ और आर्थिक समृद्धि है इसका ये बड़ा कारण बने। तो कहने का मतलब यह है कि द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ माना जाता है। इससे नगरीकरण के मुख्य कारण क्या है? लोहे की खोज होती है, कृषि उपकरण, यंत्र और आदि औद्योगिक। NBPW संस्कृति, उत्तरी काले चमकीले मृद भांड है वो संस्कृति, मतलब जो वहां के जो बर्तन वगैरह हैं उनके अंदर क्या है, परिवर्तन आना शुरू हो गया था, अच्छे क्वालिटी के बनने शुरू हो गए थे। आहत सिक्कों का प्रचलन था इसी समय में, मूल रूप से यहीं से शुरुआत माना जाता है आहत सिक्कों का, क्योंकि उसके बाद में फिर अपन देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कुछ आहत सिक्के वगैरह, उसके बाद में आगे के समय में सारे के सारे जो भी है मौर्य काल में सारे के सारे यही सिक्के मिलते हैं। हड़प्पा व्यापार विस्तार हुआ, आर्थिक समृद्धि है। तो यहीं से क्या है, आहत सिक्कों का एक प्रचलन शुरू होता है और वो आगे जाकर के प्रथम सदी ईस्वी के आसपास तक ये लगभग ये सारे के सारे चलते रहते हैं। उसके बाद फिर सोने वगैरह के शुद्ध सिक्के आने शुरू होते हैं। मगध की जो भौगोलिक स्थिति है वो कैसी है कि मगध कौन कौन सी जगह के ऊपर कैसे कैसे, मगध वर्तमान बिहार में है। मगध मूल रूप से गंगा, सोन और गंडक इन नदियों के संगम पर, पाटलिपुत्र जो इस समय की राजधानी थी का विकास हुआ। तो वर्तमान बिहार का जो क्षेत्र है यहां पर नदियों पर स्थित था। राजधानी गिरिवर्ज या राजगाह या राजगीर भी बोला जाता है।
और आगे जाकर के क्या होगी, ये पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र इसको उदयन ने, हर्यक वंश का जो शासक है उदयन है, वो इसको आगे जाकर के क्या है, पाटलिपुत्र बनाता है। मगध, मूल रूप से मगध क्या है, मगध है ये गंगा, चंपा, उसके बाद विंध्य पर्वत, गंगा, चंपा, विंध्य पर्वत और साथ में सोन नदी। सोन नदी, इन क्षेत्रों के बीच में मतलब मगध का विकास हुआ था। तो मूल रूप से मगध है, चारों तरफ से घिरा हुआ था, उत्तर में गंगा, फिर विंध्य पर्वत, पूर्व की तरफ चंपा है, उसके बाद में सोन नदी है। तो इन सभी के, गंगा, सोन और गंडक, तीन के तो कहने का मतलब उसके संगम के ऊपर ही इसकी स्थापना हुई है। तो मगध है, इसकी भौगोलिक स्थिति इस प्रकार है। साथ में मगध के अंदर अनेक प्रकार के जो राजवंश हैं, मगध के अनेक प्रकार के राजवंश हैं, उन्होंने यहां पर विभिन्न प्रकार से राज किया। अनेक राजवंश हैं जिसमें वरदरथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और इनके बाद में कौन आता है, मौर्य वंश। तो मगध इनमें महत्वपूर्ण है। इनके अंदर ये मतलब 5 राजवंश हुए। वरदरथ राजवंश के वरदरथ, जरासंध और रिपुंज, इसके क्या है, 3 शासक बने। वरदरथ ने इसकी स्थापना की और वरदरथ, जरासंध और दूसरा कौन था, रिपुंज। हर्यक वंश है, इसकी स्थापना, इसके भी महत्वपूर्ण शासक हुए बिंबिसार, अजातशत्रु और कौन हुआ, उदयन। शिशुनाग वंश के भी महत्वपूर्ण शासक हुए शिशुनाग और कालाशोक, दोनों, शिशुनाग और कौन था, कालाशोक। कालाशोक 2 राजवंश हुए। और नंद वंश के भी महापद्म नंद तथा कौन होता है, घनानंद। और मौर्य के अपन पढ़ते ही हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उनके बाद उनका पुत्र है बिंबिसार, बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद तीसरा कौन है, अशोक। तो इस प्रकार से यहां पर क्या है, विभिन्न प्रकार के जो राजवंश आए, इन राजवंशों की वजह से क्या है, मगध है वो बहुत महत्वपूर्ण बना। और मगध के महत्वपूर्ण बनने के पीछे अनेक और भी कारण है, क्योंकि यहाँ पर एक तो ये इस तरह का इसकी भौगोलिक स्थिति, वर्तमान बिहार, इनका पूरा नदियां होने के बाद में यहाँ पर क्या है, अधिक से अधिक क्या है, जंगल वगैरह। इन कहने का मतलब है ये जो नदियों से क्या है, जंगल से क्या है, हाथियों का मिलना, हाथियों से क्या है, सेना सशक्त बनी। उसके बाद इन जंगलों में लकड़ी, इमारती तथा औषधीय लकड़ी,
औषधीय लकड़ी, दोनों प्रकार की लकड़ियां मिली। फिर जंगल है तो लोहे की खानें मिली, लोहे की खान, और लोहे की खान मिलने से क्या हुआ, तलवार वगैरह, तलवार प्लस करसी औजार आदि प्रकार की चीजें मिली। तो ये सारी चीज होने की वजह से क्या है, मगध है वो शक्तिशाली बना। एक तो राजवंश बहुत अच्छे अच्छे हो गए, वृद्धरथ राजवंश के भी, वृद्धरथ, जरासंध, रिपुंजय जो बहुत महत्वपूर्ण शासक बने। हर्यक वंश के बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन, जहां बिंबिसार है इसने अन्य बड़े बड़े महाजनपदों पर भी आक्रमण करके और उनको अपने अधीन में कर लिया था, अजातशत्रु ने भी, और उदयन ने भी इसी क्रम को जारी रखा। फिर उसके बाद शिशुनाग वंश, जिसकी स्थापना शिशुनाग, और उसके बाद महत्वपूर्ण शासक हुए कालाशोक, उसने भी बहुत महत्वपूर्ण। फिर नंद वंश भी अच्छा आया, मतलब नंद वंश ने भी साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महापद्मनभ ने इसकी स्थापना करी और घनानंद इसके महत्वपूर्ण शासक हुए। घनानंद को उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो पराजित करके चाणक्य की नीति के अनुसार, और फिर क्या है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। और बिंदुसार और अशोक को आप जानते हो कि अशोक के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो भी है कार्य किए गए। अब अगला एक एक करके महाजनपद पढ़ रहे हैं, मगध को पढ़ा, अभी क्या है, अंग। अंग की जो राजधानी है वो कौन सी बताई मैंने, अंग की राजधानी चंपा। और अंग का वास्तुकार था, वास्तुकार कौन था, महागोविंद। पूछा जाता है कई बार, अंग जो राज्य है उसके जो मतलब स्थापत्य वगैरह का जो वास्तुकार है वो कौन था। और अंग क्या था, बुद्धकालीन 6 जो महाजनपद हैं उनमें शामिल था ये, महाजनपद में शामिल था ये। तो ये भी महत्वपूर्ण है, अंग, चंपा, महागोविंद, वास्तुकार। अथर्ववेद में अंग और मगध के निवासियों को, यह महत्वपूर्ण है, अथर्ववेद में अंग व मगध के निवासियों को, यहां के जो रहने वाले लोग हैं निवासियों को व्रात्य कहा, व्रात्य कहा, व्रात्य कहा। व्रात्य का मतलब होता है जो वैदिक परंपराओं को ना मानने वाला, क्योंकि वैदिक धर्म की पहले स्थापना हो चुकी थी। वैदिक परंपरा या संस्कृति को न मानने वाला, संस्कृति को न मानने वाला। अथर्ववेद में कहा गया है, कोई सामूहिक मतलब वर्णन नहीं है, अथर्ववेद में कहा है कि मगध और अंग और मगध दोनों हैं, इनके जो यहाँ के लोग हैं वो व्रात्य हैं। व्रात्य का मतलब होता है वैदिक परंपरा, रीति रिवाज आदि को नहीं मानने वाला, रीति रिवाजों को नहीं मानने वाला। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है इसके अंदर। अंगराज ब्रह्मदत्त को बिंबिसार ने युद्ध में, अंगराज अंग का राजा है ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त को मगध का जो राजा है बिंबिसार, बिंबिसार मगध युद्ध में मार के, बिंबिसार ने युद्ध में मारकर, युद्ध में मारकर अंग पर कब्जा कर लिया, अंग पर अधिकार कर लिया, अधिकार, अंग पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और अंग का जो राजा है अपने पुत्र किसको, अजातशत्रु को राजा बना दिया। अपना पुत्र है अजातशत्रु, हर्यक वंश से संबंधित ही है बिंबिसार, हर्यक वंश से संबंधित है, और अपने पुत्र अजातशत्रु को राजा बनाया।
महत्वपूर्ण है ये। तो अंग चंपा, अंगराज ब्रह्मदत्त है, उसको बिंबिसार ने युद्ध में मारा और अपने पुत्र को क्या कर दिया, शासक बना दिया। अगला कौन सा है, अगला कौन सा है, काशी। प्राचीनतम है ये, प्राचीनतम महाजनपद है ये, पुराना महाजनपद है। आध्यात्मिक तथा भौतिक उन्नति का केंद्र है ये। आध्यात्मिक तथा भौतिक उन्नति का केंद्र है। आध्यात्मिक तथा भौतिक उन्नति के केंद्र के रूप में राजधानी इसकी वाराणसी। राजधानी क्या है, वाराणसी। वाराणसी क्या है, वरुणा प्लस 80, ये दो क्या है, नदियां हैं। इनके मध्य क्या है, इनके मध्य में वाराणसी है। वाराणसी इनके मध्य में है। वरुणा और 80 दो नदियां हैं, इन नदियों के मध्य में क्या है, वाराणसी है। वाराणसी है। प्राचीनतम राजधानी इसकी क्या है, प्राचीनतम महाजनपद है, भौतिक उन्नति का केंद्र है। सूती वस्त्र व घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था ये काशी। क्या है, सूती वस्त्र व घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। घोड़े और क्या है, सूती वस्त्र, इन दोनों की व्यापारिक गतिविधियों से इनके लिए अजातशत्रु ने मगध में मिलाया। काशी को भी क्या किया, अजातशत्रु हर्यक वंश, हर्यक वंश बिंबिसार का बेटा जो ने मगध में मिला लिया इसको, मगध में मिलाया। ये महत्वपूर्ण तथ्य है इसके अंदर कि किसने, अजातशत्रु ने मिलाया इसको। वरुणा और 80 के बीच में वाराणसी की स्थापना। प्राचीनतम है, भौतिक उन्नति का केंद्र है, आध्यात्मिक केंद्र है, शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र मान सकते हैं इसको। शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र है, महत्वपूर्ण केंद्र है ये। दार्शनिक केंद्र है। राजधानी क्या है, वाराणसी है। धार्मिक केंद्र भी है ये। अध्यात्म वगैरह की शिक्षा यहाँ पर, भगवान वगैरह या जो भी है धार्मिक स्थिति की जो शिक्षाएं हैं वो यहाँ से की जाती हैं। तो ये महत्वपूर्ण। अगला कौन सा है, कौशल। कौशल अवध का जो क्षेत्र है, अयोध्या वगैरह, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश वर्तमान समय में, अवध कौशल का। उत्तरी कौशल की राजधानी है वो साकेत है। उत्तरी कौशल की राजधानी कौन सी है, साकेत। और दक्षिणी कौशल की राजधानी कौन सी है, श्रावस्ती। श्रावस्ती दक्षिणी कौशल की राजधानी। राजा यहां पर कौन थे, प्रसेनजीत राजा हुआ करते थे। उस समय की एक घटना, महात्मा बुद्ध के काल के समय में प्रसेनजीत हैं, वो राजा हुआ करते थे। इन्होंने काशी, महात्मा बुद्ध के समकालीन काशी को जीता था इन्होंने। मतलब इन्होंने काशी है, वाराणसी जो हमने पिछला उदाहरण पढ़ा, तो राजा प्रसेनजीत ने काशी को जीता था। महात्मा बुद्ध के समकालीन माने जाते हैं। एक घटना हुई थी इनके समय में, शाक्यों के एक राजकुमार थे। शाक्यों ने राजकुमारी के बजाय दासी मल्लिका से प्रसेनजीत का विवाह कर दिया। इन्होंने क्या किया था कि शाक्यों का राजा हुआ था शुद्धोधन। शुद्धोधन जो इनका राज्य, जो एक राजा हुआ था इनका, उन्होंने क्या कर दिया, इसकी जो विवाह है इसका, वो राजकुमारी के बजाय एक दासी मल्लिका के साथ में कर दिया। एक दासी थी उसके साथ में कर दिया। और उससे इनको एक विदुभ नाम का एक
जो लड़का है राजकुमार है वो पैदा हुआ। विडुभ है, उसने वहां का जो मंत्री था कौशल का दिग्चारण, महत्वपूर्ण तथ्य है, दिग्चारण है, इसके साथ मिलकर के इन्होंने क्या कर दिया, अपने पापा को प्रसेनजीत को गद्दी से हटा दिया, खुद गद्दी पर बैठ गया। कपिल वस्तु पर आक्रमण किया, नरसंहार किया, कपिल वस्तु के ऊपर इन्होंने आक्रमण किया और वहां पर नरसंहार किया। और जब वापस लौटते समय अचिरावती नदी, संपूर्ण सेना है वो अचिरावती नदी की बाढ़ में बह गई। तो यह महत्वपूर्ण तथ्य है इस समय का कौशल। अगला है वज्जी। वज्जी जिसको अपन ने गणतंत्र के रूप में देखा था कि गणतांत्रिक संघ है ये वज्जी। वज्जी एक गणतांत्रिक 8 राज्यों का संघ था ये। 8 राज्यों का संघ था। 8 राज्य मिलकर के एक संघ का निर्माण किया था। मैंने पहले बताया था गणतांत्रिक संघ है जो वज्जी, जिसमें लिच्छवी जिनकी राजधानी वैशाली, विधेय जिनकी राजधानी मिथिला और ग्यारतक जिनकी राजधानी कुंडग्राम। तो 3 तो ये सिद्धे हो गए। चौथा कौन सा हो गया अपने आप में, लिच्छवी, विधेय और ग्यातक। चौथा अपने आप में वज्जी है ही। और वज्जी के बाद में 5वां कौन हो गया, 5वां हो गया कौरव, इक्ष्वाकु, उग्र और भोग। ये 4 और गणतंत्र हो गए। गणतंत्र के अंदर 8 मिले हैं। तो एक तो ये हो गया, 2 लिच्छवी हो गए, तीसरा विधेय हो गए, चौथे ग्यारतक हो गए जो कुंडग्राम के हैं, विधेय है वो मिथिला के हैं और लिच्छवी है वो वैशाली के हैं, और चौथे वज्जी हो गए, और 5, 6, 7 और ये 8 हो गए मूल रूप से। तो इस प्रकार क्या है, वज्जी जो गणतांत्रिक संघ है, 8 राज्यों का गणतांत्रिक संघ है ये। अजातशत्रु ने, अजातशत्रु वही हर्यक वंश, बिंबिसार का बच्चा, हर्यक वंश ने क्या कर दिया, इस वज्जी संघ को, पूरे के पूरे संघ को मगध में मिला लिया। तो कहने का मतलब मगध वहां पर तत्कालीन समय में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, जिसने अनेक प्रकार के जनपद और महाजनपद और बड़े बड़े जो भी गणतांत्रिक संघ है उनको अपने अधीन में मिला लिया। आगे आ जाता है मल्ल, महत्वपूर्ण मूल रूप से महाजनपद है वो। महाभारत में भी इसका उल्लेख है। इसकी 2 शाखाएं हैं, कुशीनारा और पावा। कुशीनारा के अंदर क्या होता है, महात्मा बुद्ध ने प्राण त्यागे, और पावा के अंदर क्या है, महावीर स्वामी ने प्राण त्यागे। तो दोनों ये महत्वपूर्ण धार्मिक रूप से बौद्ध तथा जैन दोनों ही के धार्मिक मतलब एक प्रकार के स्थल है वो मूल रूप से इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। साहसिक और युद्ध प्रियता के लिए प्रसिद्ध है ये लोग बड़े साहसी और युद्ध प्रिय हुआ करते थे। अनेक प्रकार के युद्ध मतलब इस तरह के यहाँ की मान्यता है। अगला आ जाता है कुरु। इसके महाभारत काल में कौरव और पांडवों का जो शासन है उससे संबंधित है। गंगा की बाढ़ में हस्तिनापुर अब कुरु है, इसकी राजधानी हस्तिनापुर, दूसरी राजधानी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ तो जो खांडव प्रदेश को जीतकर, खांडव प्रदेश जहां पर 5 पांडवों को जब मतलब युद्ध और संघर्ष की स्थिति आ गई थी कुरु वंश के अंदर, तो फिर पांडवों को यह किया गया कि भाई इनको 5 गांव ही दान में दे दो। तब जाकर के इन्होंने बोला कि सबसे जो मतलब एक ऐसा है जो बिल्कुल उपजाऊ नहीं है, बिल्कुल जहां पर कुछ भी नहीं होता है, साथ में वहां पर नागों का वास है, ऐसा एक खांडव प्रदेश कोई जगह थी, वो जगह दे दी। तो इन्होंने वहां पर क्या है, भगवान इंद्र की पूजा अर्चना करके और अपनी मेहनत से उस क्षेत्र को समृद्ध बनाया और इंद्रप्रस्थ एक बढ़िया राजधानी के रूप में उभर करके आया। फिर इंद्रप्रस्थ जो राजधानी बनाई, तो ये राजधानी फिर उसके बाद में आपको पता ही है कि द्यूतक्रीड़ा होती है और उसके अंदर युधिष्ठिर है वो सब कुछ हार जाता है। तो वो वापिस क्या करता है, युधिष्ठिर जो
हस्तिनापुरी है और वो दुर्योधन है, वो पूरे के पूरे पर अपना राज कर लेता है, हस्तिनापुरी राजधानी। तो अंततः हस्तिनापुरी रहती है। आगे जाकर के गंगा की जो बाढ़ आई, जिसमें हस्तिनापुर पूर्णतः नष्ट हो गई, और उनमें क्या हुआ, जन्मजय का पड़पोत्र, जन्मजय का पड़पोत्र निच्छक्कु, निच्छक्कु है, ने कौशाम्बी को राजधानी बनाया। कौशाम्बी, वत्स की राजधानी जो कौशाम्बी है, उसको अपनी नई राजधानी बनाई। तो यह महत्वपूर्ण है। किसने बनाई? ये निचक्षु ने। कौन था ये? जन्मजय है वहां का, जो कौरव वंश का जो कोई राजा था, उसका पड़पोत्र है, उसने कौशाम्बी को नई राजधानी बनाई। तो इसके अंदर महत्वपूर्ण है, इसकी राजधानी कौन सी है? हस्तिनापुर। थोड़े समय के लिए इंद्रप्रस्थ भी राजधानी रही थी पांडवों के तौर पर, लेकिन उसके बाद में मूल रूप से धृतराष्ट्र राजा बनता है और राजकुमार है वो दुर्योधन, और इनके मध्य एक बड़ा संघर्ष होता है, और उसके बाद युधिष्ठिर फिर राजा बनता है, क्योंकि वो दुर्योधन मारा जाता है महाभारत के अंदर। इस प्रकार से वत्स, पांचाल और मत्स्य। वत्स जिसकी राजधानी कौन सी है? वत्स की राजधानी कौशाम्बी। राजधानी कौन सी है? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। यहां का राजा उदयन है, वो पौरव वंश से संबंधित है, जिसको पिंडोल जो एक बौद्ध धर्म अनुयायी था, उसने क्या किया? उदयन को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, पिंडोल ने। तो ये पूछा जाता है कई बार कि उदयन को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? तो बौद्ध धर्माधिकारी कौन था? पिंडोल। और अवंती की राजकुमारी, अवंती की राजकुमारी वासवदत्ता से विवाह किया। अवंती के राजा को पराजित किया था इसने, प्रघोत को पराजित किया था। अवंती के शासक प्रघोत को पराजित किया था इसने, पराजित किया था। और यही कौशाम्बी है जिसको महाभारत काल के अंदर, उस समय में जब जन्मजय है उसका पड़पुत्र है निच्छक्कु, उसने क्या किया था? इसको कौशाम्बी को अपनी नई राजधानी बनाया था। अगला कौन सा आ गया? पांचाल, रुहेलखंड का क्षेत्र। द्रौपदी यहां की राजकुमारी थी, वर्तमान उत्तर प्रदेश में। रुहेलखंड का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में है। द्रौपदी है, यहां की राजकुमारी थी, वो यहीं की रहने वाली थी। तो मूल रूप से पांचाल अहिछत्रपुर इसकी राजधानी है। अहिछत्रपुर इसकी क्या है? राजधानी। तो ये इसकी क्या है? राजधानी है। ठीक है। अगला कौन सा है? मत्स्य। मत्स्य कौन सा है? इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है? विराटनगर। क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान। और राजस्थान में कौन सा क्षेत्र है? जयपुर, अलवर। और कौन सा है इसके अंदर? भरतपुर। पांडवों ने अज्ञातवास काटा था यहां पर, पांडवों ने अपना अज्ञातवास है वो यहां पर काटा था। अज्ञातवास में समय बिताया था यहां पर, समय बिताया था। तो विराटनगर मत्स्य की राजधानी है। तो इस तरह से ये सबसे महत्वपूर्ण है। फिर आ जाता है इसके बाद कौन सा? सुरसेन और अस्मक। सुरसेन या सौरसेनी भी बोला जाता है इसको। इसकी राजधानी है मथुरा। बुद्धकालीन शासक यहाँ के यदुवंशी अवंतीपुर हुआ करते थे। कृष्ण की नगरी के रूप में प्रसिद्ध है मथुरा। मथुरा के अंदर ही पूरा का पूरा कृष्ण, भगवान कृष्ण के संबंधित विभिन्न प्रकार की जो लीलाएं हैं उसका विवरण यहाँ पे मिलता है। मथुरा यूनानियों ने
इसे मेथोरा कहा, मेथोरा कहा यूनानियों ने। तो ये इसके लिए महत्वपूर्ण है। अस्मक राजधानी इसकी कौन सी है? पोटन या पोटली इसकी राजधानी है। गोदावरी नदी के तट पर है, आंध्र प्रदेश में है। एकमात्र दक्षिणतम, एकमात्र महाजनपद है, महाजनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित है, जो दक्षिण भारत में स्थित है। तो इस प्रकार से सूरसेन, सूरसेनी भी कहा जाता है। मथुरा यूनानियों ने मेथोरा कहा। उसके बाद में कृष्ण नगरी के रूप में यदुवंशी अवंतीपुर शासक थे। अस्मक जिसकी राजधानी क्या थी? पोटन या पोटली, गोदावरी नदी के तट पर आंध्र प्रदेश क्षेत्र में, एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित है। इसके बाद अवंती, चेदी और गांधार। अवंती मूल रूप से इसकी जो राजधानी है वो मालवा क्षेत्र में है। उत्तरी राजधानी है वो कौन सी है? उज्जैनी। और जो दक्षिणतम राजधानी है वो कौन सी है? महिष्मती। महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। ये लोहे की खानों के लिए प्रसिद्ध हुआ है, इसी के कारण विकसित हुआ है और महाजनपदों के 4 शक्तिशाली महाजनपदों में भी शामिल है ये। तो उसी प्रकार चंड प्रद्योत है वो महाकात्यायन के प्रभाव में बौद्ध बना। चंड प्रद्योत है, इसका जो शासक है वो महाकात्यायन जो एक बौद्ध भिक्षु था, जो एक भिक्षु था बौद्ध धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित, वो इसके समय में। बिंबिसार है हर्यक वंश के ने राजवैद जीवक राजवैद जीवक को भेजा पांडुरोग के उपचार हेतु। कि चंड प्रद्योत है उसको पीलिया हो गया था, उसकी वजह से उसने क्या किया, अपना जो राजवैद था जीवक उसको भेजा इसने। लेकिन उसके बाद में अजातशत्रु के समय में क्या होता है, बिंबिसार के बाद उसका जो पुत्र बना अजातशत्रु, अजातशत्रु ने चंड प्रद्योत के डर से राजधानी में दुर्गीकरण करवाया। राजधानी है मगध की जो राजधानी है में दुर्गीकरण करवाया, दुर्गीकरण करवाया। मतलब इनके पापा के समय में इनके रिलेशन अच्छे थे, लेकिन उसके बाद में क्या है, इनके जो आगे आ जा करके इनके जो रिश्ते हैं वो अप्रभावशाली हो गए। वत्सराज उदयन को चंड प्रद्योत है, इसने जो वत्सराज उदयन है, वत्सराज उदयन है, उदयन को भी बंदी बनाया, को भी बंदी बनाया था। वत्स का जो शासक है कौशांबी वाला, उसका जो वत्सराज उदयन है उसको भी इसने क्या कर दिया था, बंदी बना लिया था। तो ये क्या है, चंड प्रद्योत है, इसका एक प्रसिद्ध राजा हुआ है। चेदी, चेदी की जो राजधानी है वो सुक्तिमती या सोथिमती भी बोला जाता है, बौद्ध साहित्य में इसको सोथिमती कहा जाता है। महाभारत काल में शिशुपाल यहाँ के शासक थे। तो महाभारत काल में शिशुपाल, और शिशुपाल क्या है, श्री कृष्ण भगवान के जो मूल रूप से सुदर्शन चक्र से मारे गए थे। शिशुपाल है वो मौसेरे भाई थे श्री कृष्ण के। तो उन्होंने अपनी मौसी से 100 गलतियां माफ करने का तो उद्धरण किया था कि भाई ये गलतियां बहुत करता है, लेकिन 100 गलती तो मैं माफ कर दूंगा, लेकिन उसके बाद मैं गलती माफ नहीं कर पाऊंगा। अनेक प्रकार का, जैसे विभिन्न प्रकार के कटु वचनों का प्रयोग किया था। जब इंद्रप्रस्थ की राजधानी का एक प्रकार से पूजा पाठ का कार्यक्रम था, उसी दौरान इसको, तो ये महत्वपूर्ण है। शिशुपाल यहाँ के शासक थे। गांधार, तक्षशिला इसकी राजधानी है। पेशावर पाकिस्तान वर्तमान में है। माना जाता है कि तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है वो भरत के पुत्र तक्ष ने विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये एक प्रकार के पौराणिक साहित्यों में है, लेकिन इसका कहीं भी लिखित साक्ष्य हमारे को नहीं मिलता है। दूसरा बड़ा नगर इससे
गांधार है, उसी में क्या है, दूसरा बड़ा नगर कौन सा है, पुष्कलावती। तो इसी प्रकार अवंती, चेदी, सुक्तिमती आदि सब चीजें मूल रूप से जो तक्ष के द्वारा ये जो विवरण मिलता है, ये क्या है, पौराणिक ग्रंथों में मिलता है कि भाई इसने पौराणिक ग्रंथों में तक्ष ने बनाया, तक्ष ने है ये विश्वविद्यालय बनाया, ये पौराणिक ग्रंथों में इसका विवरण मिलता है, अन्य कोई इसके साक्ष्य नहीं है। अगला कौन सा आ गया, कंबोज गणराज्य। जो कंबोज गणराज्य है ये सबसे उत्तरतम, हमारे सबसे उत्तरी महाजनपद कंबोज। प्रारंभ में राजतंत्र था, बाद में ये क्या गणतंत्र बन गया, ये विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे जो जनपद हैं उनको मिला करके शामिल, जैसे वज्जी की तरह एक प्रकार का संघ बन गया। ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कंबोज वासियों को वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा। वार्ता शस्त्रोपजीवी का मतलब है कि यहाँ के जो लोग हैं वो कृषि पशुपालन, वार्ता शस्त्रोपजीवी का मतलब है यहाँ के लोग कृषि पशुपालन, व्यापार, और शस्त्रों से अपनी जीविका चलाते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि किसने लिखा, ये कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में। कंबोज के लोग हैं उनको इन्होंने क्या बताया, वार्ता शस्त्रोपजीवी, या मतलब क्या हुआ इसका कि यहाँ के जो लोग हैं वो कृषि, पशुपालन, व्यापार तथा शस्त्र, ये चारों चीजों से अपनी जीविका चलाते हैं, इस वजह से इनको क्या कहा, वार्ता शस्त्रोपजीवी। ठीक है। घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था ये। घोड़ों के लिए प्रसिद्ध क्यों था कि ये पास में इसके और थोड़ा ऊपर की तरफ जाते तो ईरान, जहां के प्रसिद्ध घोड़े हैं। बौद्ध ग्रंथों में 10 गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ के अंदर 10 जो गणराज्य हैं, जैसे हमने कंबोज को भी एक गणराज्य के तौर पर देखा, वज्जी गणराज्य के तौर पर देखा, तो इसी प्रकार क्या है, रामग्राम के कोलिये, सुषुमगिरी के भग्स, अलकप के बुली, केशपुत के कालाम, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पीपलीवन के मौर्य, मिथिला के विधेय, वैशाली के लिच्छवी, कपिल वस्तु के साके। तो इस प्रकार के क्या है, ये 10 गणराज्यों का उल्लेख मिलता है कि इसमें बौद्ध ग्रंथ जो मूल रूप से अगुंतर निकाय, जातक ग्रंथ या अन्य जो बौद्ध त्रिपिटक है उनके अंदर इनका क्या है, वर्णन मिलता है। ठीक है। तो उसी प्रकार गणतंत्र प्रणाली, यहाँ की जो इस समय की जो महाजनपदों के अंदर जो भी गणतंत्र प्रणाली हुआ करती थी उसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण गणराज्यों की जो सर्वोच्च संस्था थी, यहाँ की जो गणराज्य है गणतंत्र प्रणाली में, गणराज्यों की सर्वोच्च, गणराज्यों की जो सर्वोच्च संस्था हुआ करती थी उसको सभा कहा जाता था। उनको क्या कहा जाता था, सभा कहा जाता था। शब्द शब्दोपजीवी संघ कहा गया इसको। शब्द शब्दोपजीवी मतलब लिच्छवी गणराज्य के लिए, कि प्रत्येक व्यक्ति किसके लिए, लिच्छवी गणराज्य के लिए। मतलब क्या निकला, यहां का प्रत्येक व्यक्ति, यहां का प्रत्येक व्यक्ति शिवम को राजा या शासक मानता है। यह महत्वपूर्ण है, शासक मानता है। तो कहने का मतलब राज शब्दोपजीवी संघ का मतलब क्या हुआ कि अर्थशास्त्र में लिच्छवी गणराज्य के लिए कहा गया है ये, और ये विवरण कहां मिलता है, अर्थशास्त्र में,
शास्त्र में इसका। ठीक है। संस्थागार या संघागार, सभा में बैठने की व्यवस्था। ये क्या है? बैठने की व्यवस्था, जिसको संस्थागार या संघागार कहा गया है। जो सभा है इनकी सबसे बड़ी, इसके अंदर जो बैठने की व्यवस्था है। आसन प्रणापक, आसन प्रणापक का मतलब है बैठने की जो जगह है वो व्यवस्था करने वाला। तो ये तो बैठने की जगह होगी भाई, सभा में बैठने की व्यवस्था या बैठने की जगह, बैठने की क्या होगी? जगह। और आसन प्रणापक है वो बैठने की व्यवस्था करने वाला, बैठने की व्यवस्था करने वाला व्यक्ति, करने वाला। प्रस्तोता, प्रस्ताव रखने वाला व्यक्ति, प्रस्ताव, क्यों बैठक हुई है तो बैठक में अनेक प्रकार के रखने वाला, जो प्रस्ताव रखे जाएंगे उसको कहा जाता था प्रस्तोता, रखने वाला। अनुसाव, अनुसाव का मतलब क्या हुआ? अनुसाव का मतलब है कि जिस प्रस्ताव है उसका 3 बार वाचन, प्रस्ताव का 3 बार वाचन। वो एक प्रक्रिया है कि कोई भी प्रस्ताव रखेगा उसका प्रस्ताव का क्या है? 3 बार अपने को वाचन करना है, उस प्रस्ताव को पढ़ना है 3 बार। अन्य विरोध, अगर प्रस्ताव के ऊपर कोई विरोध दर्ज करवाने की स्थिति है, प्रस्ताव है उसके ऊपर बहस है, वो करनी है कि जो भी रखा गया जो प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव के ऊपर क्या है? प्रस्ताव पर बहस को अन्य विरोध कहते हैं कि भी प्रस्ताव के ऊपर बहस चली, अन्य विरोध। सलाका ग्राहक, जो इस समय में प्रस्ताव के ऊपर जो भी अपने को वोटिंग करनी है, जो मत वगैरह डालने हैं, इस हेतु मतदान के लिए क्या होता था कि जो भी मतलब इसका प्रस्ताव में बहस हुई, उसके बाद जो वोटिंग हुई कि पक्ष में है कि नहीं पक्ष में है, इस प्रकार मतदान हेतु विभिन्न सलाकाओं का, विभिन्न सलाकाओं का प्रयोग किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। सलाकाओं को जमा करने वाला या इकट्ठा करने वाला है या ग्रहण करने वाला अधिकारी है। सलाकाओं को ग्रहण करने वाला अधिकारी है, उसको क्या कहा जाता था? सलाका ग्राहक। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो गणराज्यों की सर्वोच्च संस्था, सभा बैठने की जो जगह है उसको संथागार, संघागार मतलब सभा के अंदर। आसन प्रणापक, बैठाने की व्यवस्था करने वाला। प्रस्तोता, प्रस्ताव रखने वाला। अनुसाव, प्रस्ताव को 3 बार वाचन करना है, पढ़ना है। अन्य विरोध, उस प्रस्ताव के ऊपर जो बहस चलेगी उसको अन्य विरोध कहते हैं। सलाका गाहपक का मतलब है मतदान है, तो विभिन्न प्रकार के रंगों की सलाखा हुआ करती थी, विभिन्न प्रकार की, उन सलाखाओं का प्रयोग किया जाता था। सलाखाओं को ग्रहण करने वाले अधिकारी को क्या है? सलाका गाहपक कहा जाता था। शब्दोपजीवी कहा गया है लिच्छवी के गणराज्य को। किसने कहा? अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने। यहां का प्रत्येक व्यक्ति है वो स्वयं को क्या मानता है? राजा मानता है। और इस जो भी ये संस्थागार सभागार है, इसमें जो प्रस्ताव होता है उसका जो गणपूर्ति और प्रस्ताव के अंदर आवश्यक गणपूर्ति है वो 1/10 सदस्य हुआ करती थी। तो यहाँ की जो आवश्यक गणपूर्ति है वो 1/10 हुआ करती थी। बुद्ध कोश की अठ कथा के अनुसार एक महत्वपूर्ण है, बुद्ध कोश की अट कथा के अनुसार
अनुसार एक अपराधी हुआ करता है, उस अपराधी को जांच पड़ताल हेतु 7 न्यायिक अधिकारी हुआ करते थे। अपराधी की जांच पड़ताल हेतु 7 न्यायिक अधिकारी हुआ करते थे। अधिकारी होते थे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि बुद्ध को उसकी अट कथा में विवरण मिला कि कोई अगर अपराध भी कर दिया तो उस अपराध को सजा सीधा नहीं सुनाई जाती थी। 7 न्यायिक अधिकारी है वो नियुक्त किए जाते थे, विभिन्न चरणों से उसकी जांच की जाती थी और जब वो जांच के अंदर दोषी पाया जाता था तब जाकर के उसको सजा। तो कहने का मतलब है उस समय में जो न्याय की व्यवस्था है वो कितनी अच्छी हुई होगी, ये अनेक प्रकार के। साथ में आप देख सकते हैं कि उस समय की जो गणतंत्र प्रणाली है उसमें बहस करने से लेकर के, प्रस्ताव रखने से लेकर के एक प्रॉपर मतलब एक संसद की जो व्यवस्थाएं हैं उसके अनुरूप चलने की जो मूल रूप से है। तो इसी के साथ जो आज का अपना ये जो चैप्टर है वो यहीं समाप्त होता है। अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसकी जो पूरे के पूरा जो PDF फॉर्मेट में आपको जो तथ्य हैं वो पूरा का पूरा PDF के माध्यम से टेलीग्राम के चैनल के ऊपर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। साथ में आपको पहले ही बता दूं कि विभिन्न प्रकार की जो हमारी NCERT का अध्ययन भी इसी चैनल के ऊपर लगातार चल रहा है। दिन दिन हम लगातार है, हमारी जो गुणवत्ता है, साथ में वीडियो की क्वालिटी वगैरह, इन सब चीज़ों के अंदर आप देखोगे कि दिन दिन इनके अंदर क्या है परिवर्तन आपको नजर आएगा। और हमारे साथ जुड़े और अधिक से अधिक अपनी सफलता के लिए अपना जो भी है नोट्स वगैरह वो प्रॉपर तैयार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।